मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भराना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसे पता है कि हम लोग 10th क्लास में इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका पढ़ रहे हैं और उसी में हम लोग आपके 3 लेक्चर अब तक कंटिन्यू कर चुके हैं। 4th लेक्चर की तरफ हम लोग आपका आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने कल आपके ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि वैश्वीकरण क्या है, आप किसको वैश्वीकरण कहेंगे, हम किसको वैश्वीकरण कहेंगे, इसके विषय में हम लोग आपका जान रहे थे कि वैश्वीकरण क्या है, आपका ग्लोबलाइजेशन क्या है। इसको हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से जानेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग अपनी जो अपना ट्रेड है, व्यापार है, हम लोग आपका कर रहे हैं, कैसे वो आपका ट्रेड हमारे देश की सीमाओं से बाहर हो रहा है, कैसे हम दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आपका ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह से हम टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है, आपका कौशल है और बहुत सारी ऐसी वस्तु और गुड्स हैं जिनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में उनका लेन देन कर रहे हैं, उनका आयात निर्यात कर रहे हैं। उन सब विषय में हम लोग जान रहे थे। जैसे कि हमने दूरसंचार के विषय में जाना कि संचार टेक्नोलॉजी क्या है, संचार कम्युनिकेशन आपको किस माध्यम से हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका देख रहे थे। तो ज्यादा समय लेते हो सीधे चलते हैं हम लोग आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ तक आपका देख चुके थे। ये व्यक्ति जो आपका बैठा हुआ था, जो काम कर रहा था कंप्यूटर पर, उसको हम लोगों ने आपका देख लिया था। थोड़ा इससे आगे हम लोग आपकी बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईटी, जिसे हम क्या बोलते हैं संचार में, आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो आपके टेक्नोलॉजी होती है, तो शॉर्टकट में हम बोलते हैं कि आईटी सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाती है। कह रहे कि जो बहुत सारे ऐसे अलग अलग देश हैं जिनमें क्या करती हैं, उनके बीच जो आपकी सर्विस है वो उसका प्रोडक्शन में क्या करती है, जो मेन रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, वो उसको निभाती है। अब देखिए, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है, जो आपका वैश्वीकरण है, उस वैश्वीकरण में आपका संचार प्रौद्योगिकी जो है, उस प्रौद्योगिकी में जो उपयोग है वो आपका दिखाती है। हम लोग इसकी आपका बात कर रहे हैं। देखिए, लंदन, आप सबसे पहले देखेंगे उपयोग में, लंदन के पाठकों के लिए प्रतिशत एक समाचार पत्रिका की डिजाइन और छपाई दिल्ली में की जानी है। कह रहे कि जो आपके लंदन में जो पाठक हैं, जो उसको आपको पढ़ते हैं, जो उसका पूरा जो आपका डिजाइन बनना है और जो उसकी छपाई होनी है, वो छपाई की जो सब कहानी है आपकी दिल्ली में। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट द्वारा दिल्ली कार्यक्रम को भेजा गया, यानी कि छपाई जितनी भी आपकी प्रिंटिंग वगैरह होनी है वो सब दिल्ली में होनी है। तो उसे क्या किया गया, वो सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से वो क्या कर देगी, दिल्ली कार्यालय को भेज दी गई। दिल्ली कार्यालय में डिजाइन दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिकाओं के डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। यानी कि वहां से आपका लंदन से पता लगा कि हमको किस प्रकार का डिजाइन बनाना है, क्या उसकी स्थिति रखनी है, उन सबको वहां से डायरेक्शन मिले। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। कह रहे जो आपके डिजाइन होते हैं, उन डिजाइनों को जो आपका तैयार किया जाता है, उसका जो सारा काम है कौन करता है, आपका कंप्यूटर करते हैं। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायुयान से लंदन भेजा जाता है। कह रहे जो आपकी छपाई होती है, उस छपाई के बाद क्या होता है, उन सारी पत्रिकाओं को कहाँ भेजते हैं कि आपके वायुयान के माध्यम से उनको जो है आपका लंदन भेजा जाता है। ठीक, यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे के भुगतान भी इंटरनेट यानी कि ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के द्वारा लंदन से एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिए जाते हैं। यानी कि जितना भी पैसे का लेन देन है वो क्या हुआ, आपका इंटरनेट के माध्यम से हुआ। वहां की किसी आपके लंदन की बैंक से आपका ट्रांसफर कहाँ हो गया, दिल्ली के बैंक। तो हमको समझना है कि सूचना प्रौद्योगिकी जितना विकास होगा आईटी सेक्टर का, कैसे हम उसका सर्विस में, कैसे आपका प्रोडक्शन में हम उनका बेनिफिट उठा सकते हैं, ये चीज हमको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के लिए मिली। देखिए, लंदन की कोई आपकी पत्रिका रही थी, उसका पूरी छपाई और उसका डिजाइन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, भारतीय आपकी वहां को दिल्ली में कोई आपकी प्रेस एजेंसी थी, उसको सौंपी गई। पूरा डायरेक्शन जो उनका निर्देशन था वो आपका लंदन से हुआ। किस प्रकार छपनी है, क्या उसका सारा कंटेंट है, वो आपका जो था आपका लंदन से उनको मेल कर दिया गया
और मेल के बाद उसको यहाँ मेल आपके प्राप्त कर कर उसको छपाई का काम शुरू कर दिया। छपाई करने के बाद उसको वायुयान के द्वारा लंदन भेज दिया, और जो पैसे थे, जो कॉस्ट थी, जो लागत आई थी, उसको नेट बैंकिंग के माध्यम से क्या कर दिया, बॉम्बे के लंदन के खाते से दिल्ली के जो कोई अकाउंट था उस व्यक्ति के जिन्होंने काम किया था, उसके खाते में पैसे आपके ट्रांसफर कर दिए गए। तो देखिए ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब ये चीज हमको आपको देखनी है कि कैसे आज की तारीख में ये सारे जो विकास हैं आपको बहुत बड़ी मात्रा में वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का औदारीकरण। कह रहे जो आपका विदेशी निवेश है और जो आपका विदेशी व्यापार है, विदेशी निवेश मतलब एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट, और विदेशी निवेश का हम समझते हैं कि कैसे कोई कंपनी किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर कोई ज्वाइंट वेंचर में आपका काम करती है और अपना सर्विस और प्रोडक्शन का उत्पादन करती है। जैसे हम लोग हीरो होंडा का एग्जांपल लिए थे, आप तो सीधे आकर वो अपना निवेश कर सकती हैं, किसी कोई सर्विस का आपका और किसी चीज का भी वो आपका प्रोडक्शन कर सकती हैं। क्लियर है। जैसे अभी सैमसंग के जो भी आपके मोबाइल बनेंगे वो आपका नोएडा बेस्ड सैमसंग की जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है, उसी में आपके सारे सैमसंग के जितने भी सामान है, मोबाइल वगैरह वहीं बनेंगे और उसी जगह से पूरे भारत में और विश्व बाजारों में वो आपके बेचे जाएंगे। अब विदेशी व्यापार को समझना है कि विदेशी व्यापार क्या होता है। तो आप जानते हैं जो हमारे सीमाओं के, हमारे देश की सीमाओं के बाहर जो व्यापार होता है हम उसको विदेशी व्यापार बोलते हैं। और विदेशी निवेश होता है कि जो हमारे देश का व्यक्ति ना करके कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश में आकर कुछ पैसा लगाए, कुछ कंपनी खोले, कुछ आपका प्रोडक्शन करे, हम उसको विदेशी निवेश कहते हैं आम भाषा में। और ये क्या है, उदारीकरण है, आपका लिबराइजेशन है कि लोग आ सकते हैं, ऐसा निवेश कर सकते हैं। देखिए हम भारत में चीनी खिलौनों को आयात करने वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। कह रहे हम क्या करते हैं कि जो आपके चीनी खिलौने क्या होते हैं जो भारत में आ रहे थे, जो उसका एग्जाम्पल है, हम उस पर वापस लौटते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है। अब देखिए भारत सरकार क्या कर रही है, कर लगा रही है। कर का मतलब टैक्स, यानी कि जो भी खिलौने भारत आएंगे उन पर क्या देना पड़ेगा, उन खिलौनों को टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए 100 खिलौने आए, उनकी कीमत 100 रुपए थी, भारत सरकार ने 120 रुपए पर खिलौने पर टैक्स लगा दिया, तो एक खिलौने की कॉस्ट कितनी हो गई, अब 120 हो गई। टैक्स कितना लगा रही सरकार, एग्जाम्पल रुपए समझ रहे हैं कि 20 रुपए। तब क्या होगा, इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया कि जो लोग क्या करना चाहते हैं, जो आपके खिलौने का जो लोग आयात करना चाहते हैं, इन्हें क्या देना पड़ेगा, इन पर जो टैक्स है, जो आपका कर है वो देना होगा। कर के कारण खिलौनों को, खिलौने मतलब जो आपके खिलौने होंगे, जो उनके खरीदारों को आयातित खिलौने की अधिक कीमत चुकानी होगी। यानी कि अब क्या होगा, जो व्यक्ति इन जो आपके खिलौने हैं जो इनको खरीद रहे हैं वो क्या करेंगे, अब अधिक कीमत यानी कि अधिक मूल्य इनका अब उनको चुकाना पड़ेगा। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः ही कम हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो चाइना से जो आपके खिलौने आ रहे हैं भारत, अब क्या होगा, भारतीय बाजार में जितने पहले वो आपको सस्ते रेट में मिल रहे थे, उस सस्ते रेट में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन पर टैक्स लग गया है। तो जो उनका मूल्य है वो कैसा हो गया, बढ़ गया है। और मूल्य बढ़ गया तो भारतीय लोग कम खरीदेंगे। जब किसी वस्तु का रेट बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और स्वतः ही जब आपका कम बिकेगा तो चाइना से क्या होगा, उस माल का जो आयात है वो क्या होगा, कम होगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समग्र हो जाएंगे और उससे क्या होगा, जो भारत के जो आपके खिलौना निर्माता है, जो भारत में खिलौने बना रहे हैं, अब वो भी क्या हो सकेंगे, उस रेट की बराबरी कर सकेंगे। क्योंकि पहले सस्ता था, अब रेट कैसे हो जाएंगे, उनके बराबर हो जाएंगे। उनके बराबर हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो चाइना से व्यापार होता है वो कम होगा। तो जो बाजार में जो माल है आप खिलौनों का, उसमें भारतीय उत्पाद की संख्या बढ़ेगी, और उत्पाद की संख्या बढ़ेगी तो मतलब भारतीय सामान बिकेगा। तो जो भारतीय सामान बना रहे हैं वो उनको प्रॉफिट होगा, वो उनको लाभ होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। आयात पर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है,
कह रहे जो हम लोग आयात करते हैं, जो हम लोग टैक्स लगाते हैं, ये टैक्स क्या है बच्चों, ध्यान रखना है, व्यापार पर अवरोध का एक उदाहरण है। अवरोध का मतलब होता है बैरियर, किसी को रोकना। ट्रेड का कैसा है, एक बैरियर है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाता है। और उससे क्या होता है, हम लोग उसको बैरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्या लगते हैं, आपके प्रतिबंध लगते हैं। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती क्या करते हैं, या तो उनको वृद्धि करनी हो विदेशी व्यापार में या कटौती करनी हो, नियमित करने, देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय के लिए कर सकती है। अब देखिए, सरकार ये भी वो आपका डिसाइड कर सकती है कि जो हमारे यहाँ कुछ जो भी वस्तु ट्रांसफर हो रही है, मतलब आयातित जो हो रही है, जिनको हम मंगा रहे हैं, हमें किन वस्तुओं को मंगवाना है, कितनी मात्रा में बनवाना है, उन सब का निर्णय गवर्नमेंट लेती है। अगर वो हमको सस्ती चीज पर पड़ रही, बहुत अधिक आ रही है, तो लोग उन पर क्या कर देगी, गवर्नमेंट पर टैक्स लगा देगी, उनको महंगा कर देगी। महंगा कर देगी तो भारतीय बाजार में कम बिकेगी, कम बिकेगी तो आयात ही उन वस्तुओं का कम होगा। तो इस प्रकार से सरकार क्या करती है, अपना बैरियर लगा देती है। ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार, विदेश निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। हम आजाद हुए, हमने क्या कहा कि ना तो हम कोई विदेश से व्यापार करेंगे और ना ही कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर कोई अपनी कंपनी खोल सकेगी। क्लियर है। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया। हमने क्या माना कि जो हम लोग आपका विदेश से कॉम्पिटिटर, हम लोग जो कंपटीशन कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिलेगा, आपका संरक्षण मिलेगी, और उसके लिए कैसा है, अनिवार्य है। 1950 और 1960 के दशक मतलब 10 सालों के बीच में उद्योगों का उदय हुआ, और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ावा नहीं देती। कह रहे जो आयात है, जो आपका चीजें मंगाई गई थी, वो क्या कर रही थी कि जो कंपटीशन होना चाहिए था उद्योग बढ़ाने में, वो नहीं था। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। यानी कि भारत में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो भारत में केवल वो ही जो अनिवार्य चीज हैं, ज्यादा एसेंशियल थी, वो चीजें आ सकती हैं, जैसे आपकी मशीनरी हो, उर्वरक हो, पेट्रोल हो, यही चीजें हम लोग भारत में मंगा सकते थे। बाकी और किसी चीजों की भारत में अनुमति नहीं थी। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से आपका संरक्षण दिया। कह रहे जो स्टार्टिंग का फेज था, उस स्टार्टिंग के फेज में जो भी आपके देश के अंदर जो भी घरेलू उत्पाद थे, जो भी चीजें हम लोग अपने देश के अंतर्गत पैदा कर रहे थे, चाहे एक सुई हो, चाहे कुछ जहाज बना रहे हो, चाहे हम लोहे की शीट बना रहे हो, चादर बना रहे हो, कुछ भी हम बना रहे हो, कार मोटरसाइकिल का जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोहे सरिया सीमेंट का, हमारी कोशिश ये थी कि हम क्या कर सकें, घरेलू के उत्पादन को बढ़ावा दे सकें, जितना भी उसका संरक्षण और संवर्धन है हम उसको कर सकें। अब देखिए, भारत में करीब सन 1991 में तराम से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन आए। क्या भारत में क्या हुआ, 1991 में कुछ ऐसे हमने दूरगामी जो आपके चेंजेस है, अपने परिवर्तन हमने शुरू किए, हमने कुछ परिवर्तन लाए। सरकार ने यह निश्चित किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। भारत ने क्या डिसाइड किया कि जो हमारे उत्पाद हैं, जिन चीजों को हम लोग बना रहे हैं, अब उन्हें क्या करना है, उनको हम विश्व बाजारों में बेचना है, और विश्व के अन्य जो उत्पाद है उनके साथ हमको कंपटीशन कराना है कि हमारा भी सामान ले लो, अच्छा है, सस्ते रेट पर है, बढ़िया क्वालिटी क्वांटिटी में हम लोग दे रहे हैं, ताकि विश्व बाजार में हमारे सामान की मांग हो, हम सामान को विश्व बाजार में अधिक आपका बेच पाए, और क्या हो, अधिक हमको पैसा प्राप्त हो। क्लियर है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, और उससे क्या होगा, और ऐसी हमने महसूस किया कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इस आपके प्रतिस्पर्धा से क्या होगा, देश के जो उत्पादक हैं, उनके प्रदर्शन है, उनमें क्या होगा, सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में आपका सुधार करना होगा,
यह निर्णय प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया और कह रहे जो सोचा गया, जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन थे जैसे IMF हो गया, क्लियर है, और जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने इन सारे नियमों को आपको सपोर्ट किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, विश्व बाजार में वहाँ आपके चीजों को लेकर कंपटीशन होना चाहिए, बहुत सारे एक दूसरे देशों के साथ जो व्यापार है, ट्रेड है, वो आपका निरंतर कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस चीज में आपका जो और देश थे उन्होंने भी आपका समर्थन किया। अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर ध्यान दीजिए, जो आपका विदेशी व्यापार था और जो आपका विदेशी निवेश पर अवरोध काफी हद तक हट गया, यानी कि जो बैरियर पहले आपके लगे हुए थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तु का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था। अब क्या कर सकते थे कि हम किसी भी वस्तु को भारत से बाहर भेज सकते थे और किसी भी वस्तु को हम लोग भारत में मंगा सकते थे। कब से? जब आपका 1991 की जो आपकी पॉलिसी हमने शुरू की थी, इस 1991 की पॉलिसी के तहत हम लोगों ने ये सारे आपका निर्णय लिया, ये सारे हमने निश्चय किया। अब देखिए, विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी, यानी कि पहले आजादी के बाद हमने ऐसा नियम बनाया था कि कोई कंपनी भारत में नहीं आ सकती, ना ही कोई अपना कारखाना खोल सकती है, ना कोई उत्पादन कर सकती है, ना कोई प्रोडक्शन कर सकती है, ना ही किसी प्रकार का ऑफिस खोल सकती है। लेकिन 1991 के बाद जब हमको ये एहसास हो गया कि हमारे उत्पादों को, हमारे चीजों को विश्व बाजार में कंपटीशन करना चाहिए, एक अपनी विश्व पहचान बननी चाहिए, उस स्थिति में हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने अपनी सारी जो नीतियां थी, पॉलिसियां थी, उनको बदला, उनमें बदलाव लाया और हमने कहा कि हम क्या करेंगे कि हम विश्व बाजार के लिए भी अपने रास्ते खोल देंगे। और यही कारण हुआ कि हमने विश्व बाजार में अपने रास्ते खोले, अपने बाजार को ओपन किया और उसी बाजार में ओपन करने की दिशा में हमको बहुत सारी चीजें मिली, हमने उनको देखा। अब देखिए, सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबद्धताओं को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं कि सरकार द्वारा जो अवरोधक थे और जो आपके प्रतिबंध थे, उनके हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण के नाम से जानते थे। अब कैसा प्रतिबंध था? प्रतिबंध ये था कि हम केवल जो आवश्यक चीजें थी, जैसे हमारा बच्चों मशीनरी हो गई, उर्वरक हो गए और पेट्रोल हो गया, हम इनका ही आयात कर रहे थे और हम चीजों को नहीं मंगाते थे। तो हमने वो बैरियर, वो अवरोधक, वो प्रतिबंध हमने खत्म कर दी। हमने कहा भारत में जिन चीजों की आवश्यकता है, जो भी चीज हम मंगाना चाहें, हम उनका ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमने अपनी निर्यात की पॉलिसी बनाई कि हम लोग कुछ भारत के बाहर जो हम चीजें बना रहे हैं, हम उनका बाहर भेज सकते हैं। क्लियर है? कोई कंपनी हमारे देश में आकर अब वो आपका निवेश कर सकती है, अपना ऑफिस खोल सकती है, अपना कारखाना खोल सकती है। फिर भी हमने ज्वाइंट वेंचर में करवाया कि अगर कोई विदेश की कंपनी भारत में आकर कार खोलना चाहती है तो उसे कोई भारत की कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हीरो होंडा, होंडा विदेश की कंपनी थी, हीरो भारत की कंपनी थी। तो होंडा ने हीरो के साथ ज्वाइंट वेंचर करके अपने कारखाने को स्थापित किया और उन्होंने अपनी, पहले शुरू में उनकी बाइक निकली थी हीरो होंडा। तो इन सब का ही एग्जाम्पल है कि सरकार द्वारा अवरोधक और प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदारीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि हम क्या करें अपना लिबरलाइजेशन में, कि जो आपका ट्रेड है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर लगे संबंधित जो भी आपके बैरियर हैं, प्रतिबंध है, उनको हटा रहे हैं। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायिक को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली। और हुआ क्या, इनसे क्या किया कि जो आपका निर्णायक रूप है उससे आपका मुक्ति लेने का कार्य किया कि वे अब आयात या निर्यात करना चाहते हैं। अब क्या करना चाहते हैं, वो अपना ट्रेड करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रित करती थी। सरकार क्या करती थी, पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती थी, इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता था। और इसलिए क्या बोलते थे हम लोग, सरकार को अधिक उदार बोलते थे कि पहले सरकार की तुलना में जो नियंत्रण था वो कम था। अब इसलिए हमको क्या कह रहे हैं, उसको उदार कहा, क्योंकि पहले बहुत सारे बैरियर, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, बहुत सारी पॉलिसियां आपके लगती थी किसी ट्रेड को करने के लिए, किसी चीज को मंगाने के लिए, लेकिन अब उन सब में आपकी कमी कर दी। तो इस कमी को क्या कहा, उदार, और इसी को हमने क्या बोल दिया, उदारीकरण। क्लियर है? इन सबको आपको ध्यान रखना है और आपको जानना है कि कैसे आपका उदारीकरण हुआ
क्या चीजें थी विश्व बाजार में, उन सबको हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? अब हमको इसी में पढ़ना है, क्योंकि जब हम लोग विश्व बाजार करेंगे तो उसमें संबंधित कुछ ना कुछ तो देश के साथ जो हमारे साथ आपसी उत्पेट है, तालमेल है, तो कुछ तो समस्या आएंगी आपका ट्रेड करने में, वस्तुओं की कीमत को लेकर, मूल्य को लेकर, किसी न किसी बात का या किसी न किसी देश का जो हित है वो आपका रखा जाए। मान लीजिए आप किस देश के साथ आपका ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे व्यापार संबंधी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, पैसों का लेन देन में, वो सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक विश्व लेवल पर अपनी बातों को रखने के लिए एक विश्व मंच तैयार किया गया, जिसका नाम रखा गया विश्व व्यापार संगठन। क्या बोला हमने उसको? विश्व व्यापार संगठन। आइए इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमने देखा कि कुछ प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के लिए उदारीकरण का समर्थन किया। कह रहे बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने क्या किया, भारत ने जो अपना विदेशी व्यापार प्रारंभ किया और विदेशी ने जो अपना निवेश है उसमें जो आपका उदारीकरण लेके आए, उसका समर्थन किया है कि ये भारत ने बहुत अच्छा किया है। अब देखिए, इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानियां हैं। कह रहे कि जो ये आपके संगठन थे, ये क्या मानते थे कि जो भी आपका विदेशी ट्रेड हो रहा है और जो भी आपका विदेशी निवेश है, इस निवेश पे जो भी अवरोधक है वो कैसा है? हानिकारक है। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, और कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का जो आपका बैरियर है वो नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जो भी हम लोग टैक्स लगाते हैं कि चीज को महंगा कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी हम लोग देशों के बीच व्यापार करते हैं वो क्या होना चाहिए? मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देश अपनी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। और WTO क्या बोल रहा है कि जितने भी देश हैं, जो भी देश आपका व्यापार करते हैं, उन्होंने व्यापार संबंधी जो नीतियां वो क्या करना चाहिए? उदार बनाना चाहिए। उदार का मतलब है कि जो भी वो अपनी नीतियां बना रहे हैं उनमें बहुत आपका लिबराइजेशन उन लोगों को लाना चाहिए अपनी नीतियों में, अपनी पॉलिसियों में, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं उस काम को, उन सारे ट्रेड को बहुत अच्छे से वो आपका कर सकें, वो आपका जान सकें। इन सब चीजों पर उन लोगों को आपका देखने की आवश्यकता है। क्लियर है बच्चों? ये हमको देखना है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो इंग्लिश है वो उसकी आपके शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया। एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। यानी कि WTO का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि व्यापार को क्या बनाना? उदार बनाना। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। क्या करता है? जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं उनका नियमों का निर्धारण करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है। और क्या कोशिश रहती है उसकी कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के आपके सदस्य हैं। और कह रहा है कि आप वर्तमान समय में देखेंगे कि करीबन 164 देश ऐसे हैं जो WTO के क्या हैं? आपके मेंबर हैं। विश्व व्यापार के संगठन के क्या हैं? आपके बच्चों उसके सदस्य हैं। तो हम लोगों को इसके अंतर्गत आज हम लोगों ने यही सीखा कि जो विश्व व्यापार है, जो विश्व निवेश है, कैसे हमने उसको जो अपनी पॉलिसियां थी वो हमने उदार की, उनको सरलीकरण किया, और क्या क्या चीजें थी उन सब विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग कैसे अपनी आयात और आपके निर्यात पॉलिसी हम लोगों ने बदल दी। और उसी के साथ हम लोगों ने जो आपका WTO था, विश्व व्यापार संगठन, उसकी भूमिका को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तो आज हम लोग इसको यहाँ तक ही रखेंगे। कल हम लोग आपका WTO को दोबारा पढ़ेंगे और उसकी भूमिका पर दोबारा एक बार जोड़ देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे को जो विदेशी व्यापार है वो समझ आया हो, और जो आपका उदारीकरण है, कैसे हम अपने नियमों में आयात निर्यात में आपकी शिथिलता लाए, वो आपको समझ आया हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।